आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष साजिद साहब के पास आए हैं। आज हमारा इनके पास आने का कारण ये है कि हम देख रहे हैं पूरे शहर में कि ऐसे लोग जो किराए से रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, आज उनके बहुत तकलीफ़ है, उन्हें बहुत परेशानी का सामना है। घर मालिक कह रहा है कि आप किराया दीजिए, ना तो घर खाली कर दीजिए। अगर कुछ बोलते हैं तो घर खाली करने की नौबत आती है। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें, ये सब बातों को जानने के लिए, और ये ख़ुद एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, कई जनता की समस्याओं में भाग लेते हैं, और ये स्वयं खुद किराए के मकान में रहते हैं। आइए इनकी तकलीफ़ को, उनके दर्द को जानना चाहेंगे। सर, आप सबसे पहले ये बोलिए कि ऐसे हालात में जब आप किराए से रहते हैं तो आपको घर मकान से क्या तकलीफ़ है और सरकार ने इसके ऊपर क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम साजिद शेख है और मैं भारतीय जनता पार्टी का शहर उपाध्यक्ष हूँ और माइनॉरिटी सेल का। अभी देखिए, सबसे पहले जो हालात, जो माहौल जो बन चुके हैं कोरोना को लेके, जो 3 महीने का लॉकडाउन जो हमने गुजारे, इसमें प्रशासन, डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, सरकार, सब ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और इस काम को अंजाम भी दिया। इस महामारी को रोकने के लिए सब ने समर्थन की, जनता ने भी सबको सहयोग किया। अब मैं आऊँगा इस मुद्दे पर कि कोरोना से तो हम बच रहे और सरकार भी बहुत कोशिश कर रही। हर किसी का ध्यान सिर्फ कोरोना की तरफ लगा हुआ है कि कोरोना से किस तरह बचा जाए, कोरोना से किसको बचाया जाए, पब्लिक को सोशल डिस्टेंस में रखे, घरों में रखे, सब चीज़ें है। मैं उस सरकार से मेरा ताल्लुक़ है, मैं भी उस पार्टी में ही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि भाई मेरी सरकार, जो मैं जिस पार्टी में वर्क कर रहा हूँ, तो इस बात को ध्यान में लेंगी। हो सकता है देखो, काम बड़ा है, पूरा देश का सवाल है, तो कई चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जिस बात को रखूँगा उससे मेरी सरकार को कुछ तो काम करने की, कुछ ना कुछ तो उसका डिसीज़न लेंगी सरकार हमारी। मैं ये कहता हूँ, देखिए आज का जो माहौल ये बना हुआ है कि 3 महीने का, मैं खुद किराए के घर में रहता हूँ, 3 महीने का जो किराया जो मकान मालिक तक रुका है, सरकार ने बड़े आसानी से बोल दी कि भाई घर मालिक को किराया मत लो, लेकिन कोई घर मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। और बहुत सारे लोग भी ऐसे घर मालिक है, दुकान मालिक है, जिन्होंने एक हमदर्दी के हिसाब से लोगों को किराया माफ़ भी कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि सब लोग ही माफ़ कर दे। अब बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं कि जिनका सब कुछ किराए पे डिपेंड है, जिनके घर में कोई ना उनको बच्चा कमाने जाता ना कुछ जाता। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके रखे कि भाई हम आगे की प्रॉपर्टी ऐसी करके रखेंगे कि भाई किराया बैठ के हम घर में मियाँ बीवी खाए। अब सब लोग किराया रोक के उनको ना देंगे तो वो भी परेशान और किराएदार भी परेशान। अब इसमें हो रहा ये कि विवाद बढ़ते जा रहे, एक दूसरे से दुश्मनियाँ बढ़ते जा रही। किराया तो लोगों को देने के लिए है नहीं, कारोबार तो कुछ अभी सही तरीके से खुले नहीं, लेफ़्ट राइट का मामला चल रहा, और जो लेफ़्ट राइट के मामले में खुल रहे, किराने का सामान मिल रहा, मैकेनिकल काम है, सबकी फील्ड एक जैसी नहीं है ना, बहुत सारे लोगों के काम अलग है ना, वो चीज़ें तो खुली नहीं ना अभी। तो इसके अंदर हो रहा ये कि जनता आपस में एक दूसरे की दुश्मन हो जा रही, क्योंकि मैं बहुत सारा देखा। अब मेरे साथ तो मतलब इतना नहीं हुआ क्योंकि समझदार लोग सब है, लेकिन मैं मेरे दोस्ताने में देखा, मेरे रिश्तेदारों में देखा, हर जगह हम जाते वहाँ पर ये जब मसले चढ़े कि भाई किराया दो नहीं तो घर खाली करो, किराया दो तो घर खाली करो। अब भाई किराया कहाँ से ला कर देंगे आदमी, इस वक्त किराया कहाँ से आएगा? बहुत सारी परेशानी से उलझना पड़ रहा। आज की सरकार का मेरे यही कहना है कि भाई आप जो है तो गरीब तबकों की तरफ ध्यान दो। जो 3 महीने का लॉकडाउन आपने बड़ी आसानी से कर दिया, आपने कोरोना से मुक्त करा दिया, आप कोरोना से जिता रहे, सब चीज़ कर रहे, हर चीज़ कर रहे, लेकिन मेरा कहना ये है कि कोरोना को थोड़ा सा भी साइड में रख के, वो तो काम आपका चल रहा ही है, आप थोड़ा जनता की तरफ भी ध्यान दो। जो जनता आज परेशानी उठा रही उसकी तरफ भी ध्यान दो। आज क्या होगा, आज ये कोरोना से तो अपन आज़ाद हो जा रहे, हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ये महामारी से बच जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब जो लूटमारी की जो महामारी जब शुरू होंगी हिंदुस्तान में, उससे कौन बचाएंगे अपने को? उससे कौन बचेगा? आज का माहौल ऐसा बन चुका है कि 100 रुपये किसी के पास नहीं है किसी को देने की। 3 महीने में खिदमतगार, गुजरगार, जो सोशल वर्कर जितने भी लोग हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करके लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाया कि आज वो बेचारों की भी जेब खाली हो गई। कुछ उनके पास पैसे को झाड़ पे तोड़ कर तो नहीं आ रहे ना, वो कितने दिन चलाएंगे? हम कितने दिन चलाएंगे किसी का घर? लेकिन अब यहाँ से काम सरकार का है ना,
कि जब देश अपना जब इस तरह के माहौल में, इस तरह के हालात में आ गया, तो ये सरकार का काम है ना ये सब चीज़ों को देखना। भाई हमारी सरकार है, मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ, मेरी सरकार से उम्मीद है, जब उन्होंने कोरोना से अपने को मुक्त कराया तो मैं 101% बोल सकता कि सरकार गरीबों का हक उनको देंगी, ये बिल्कुल करेंगी सरकार इसके अंदर। और दूसरी बात ये इसके अंदर कि जो माहौल अभी जो पैदा हो गया, कोई किसी को मान रहा नहीं, कोई किसी का पैसा छोड़ रहा नहीं, कोई घर माला किसी को किराया दे रहा, वो बड़ा लॉकडाउन से हमारा क्या ताल्लुक, हमको हमारा किराया दो तो घर खाली करो। अब घर खाली करने के पीछे कितने सारे मसले हैं ये आपको बताना चाहूँगा। जब इंसान कोई घर लेता है तो वो घर क्यों लेता है कि उसकी बच्चों की पढ़ाई रहती है, उसके काम का उसका पूरा सेटिंग रहती है कि भाई मैं इतने करीब से मैं मेरा काम करूँगा। ये घर के लेने के ऊपर पानी का मसला रहता, घर अच्छा रहना, सारी चीज़ें रहना, क्योंकि पैसा देके रह रहा हूँ, फुकट तो नहीं रह रहा, तो सारे चीज़ों की फैसिलिटी देख के इंसान घर लेता। अब जब ये नौबत आ गई कि घर खाली करो, घर खाली करके किधर जाओ, अब वो बच्चों का एजुकेशन, उसके बच्चों की स्कूल उससे घर के पास है, वो कैसा उनको भिजाएंगे आगे चल के। ये तो मामला दुश्मनी वाला हो गया ना आपस में। अब ये इससे तो अब हम बच गए कोरोना से, ये महामारी तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी अब, क्योंकि मेहनत इतने करा डिपार्टमेंट में तो ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल लड़े, बिल्कुल जुटे, सब चीज़ हुए, सब ने सरकार को सपोर्ट करे, सरकार ने जनता को करी। लेकिन अब जो ये माहौल जो बन रहा, एक दूसरे की खिलाफत वाला, एक दूसरे की दुश्मनी वाला, सिर्फ पैसों को लेकर, इससे कौन बचाएंगे अब अपने को। आज कोई किसी के पास से अब हमदर्दी बची नहीं, क्योंकि सब परेशान हो गए इसमें। सब ने 3 महीने घर में वक्त गुजारा अपना, जिनके पास था उन्होंने खा के बैठ गए, जिनके पास था ख़त्म हो गया। अब एक नॉर्मली बात बताता हूँ, एज अ बिजनेसमैन, अब बिजनेसमैन जब अपना काम करने के लिए जाता था तो इन्वेस्टमेंट करता था, जो सब्जी तरकारी लाने जाता था वो पैसा लगा के खरीद के लाता था। जो भी अगर कारोबार करता था, कोई मैन्युफैक्चरिंग अपना छोटे मोटे चार्जर, बैटरी, मोबाइल की एसेसरी खरीद के लाता था, बेचता था, उससे प्रॉफिट में अपना घर चलाता था। आज 3 महीने वो इंसान ने घर में बैठ के अपना पैसा ख़त्म कर दिया। अब उसको कौन पैसा देंगे, जा तो तेरा कारोबार शुरू कर। हिंदुस्तान में सब हुनरबाज तो नहीं है ना, कोई लोग अपना पैसा सुबह जाके माल खरीदते, शाम में बेचते, प्रॉफिट निकाल के दूसरे दिन अपना धंधा चलाते। अब वो पैसा तो लोगों ने बैठ के खा गए ना घर में। अब उनको कौन देगा, उनको सपोर्ट कौन करेगा, उनको कौन पैसा देगा। आज किसी की हालत है कि किसी को 100 रुपये देने की। आज हॉस्पिटलों के मसले चल रहे हैं इसके अंदर। अभी मैं मेरे ऊपर से प्रैक्टिकल बताता, हमारे मम्मी की तबीयत ख़राब है, मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, मेरे को भी पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं इतना महान आदमी नहीं है। बीजेपी पार्टी में काम करता तो क्या हुआ, घर किराए वाले नहीं करते क्या, करते, सब करते। लेकिन आज मैं बताता मेरे को जो तकलीफ़ हो रही, मैं जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ जा रहा, आज वो बेचारों ने इतनी खिदमत करे, 3 महीने में इतना अनाज बांटे कि उनके पास जो फंड था वो ख़त्म हो गया ना। लेकिन अब जो बीमारी आप बढ़ रही लोगों की, जो नॉर्मली तौर पे जो बीमार हो रहे, जो आम बीमारी चलती, जैसे किडनी का प्रॉब्लम, जैसे मेरे मम्मी को किडनी का प्रॉब्लम है, उनको डायलिसिस चालू है, अब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ रही, तो इसमें कोई आगे नहीं आ रहा ना। जिसी को भी जाए जो भाई हमारे पास से फंड ख़त्म हो गया, वो बेचारे भी कहाँ से लेंगे। 3 महीने संभालना किसी को बहुत बड़ी मामूली बात नहीं है ना, कुछ किसी को संभालना। अब ये चीज़ पे अब सरकार क्या एक्शन लेंगी, मेरी यही गुजारिश है कि भाई अब इस पर ध्यान डालो। कोरोना ख़त्म हो रहा, अब पॉजिटिव पेशेंट बढ़ रहे हैं, वो डिस्चार्ज होकर आ भी जा रहे हैं, पॉजिटिव से अच्छे भी हो जा रहे हैं, तुम्हारी मेहनत बहुत चल रही, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा पब्लिक की तरफ भी ध्यान डालो, अब माहौल को कोरोना में लेके मत चलो ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे केसेस अच्छे भी हो रहे हैं, पॉजिटिव होके जा रहे भी, उनको 14 दिन रख रहे भी, उनको 11 दिन 10 दिन जो भी रख रहे उनको वापस ला के छोड़ भी दे रहे। लेकिन अब मेरा कहना ये सरकार से एक अपील है मेरी कि भाई अब जो कोरोना के अब जो दूसरा जो माहौल तैयार हो रहा है, ये एक दूसरे का जो बुराई वाला, जो एक दूसरे से दुश्मनी वाला, पैसों के खातिर हालात ख़राब है, क्योंकि सब अभी डिप्रेशन में आए हुए कि पैसा कहाँ से लाओ, सबके घर में बाल बच्चे, कोई अपने घर को भूखा नहीं रखना चाहता, तो हर इंसान पैसों की तरफ दौड़ रहा है। तो बस मेरी सरकार से ये है कि भाई तुम ऐसा कुछ इसके अंदर सेटिंग बिठाओ, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, जो किराएदार है भाई उसके अकाउंट में तुम 3-3 महीने का किराया डालो, जो भी उसका किराया होगा। सरकार के पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इतनी महामारी के अंदर 3 महीने लॉकडाउन लगा के, मैं खुद बोलता है बात कि बहुत पैसा है सरकार के पास, कर सकती सरकार। भाई उसमें जो अच्छे घर का दिख रहा है उसको मत करो, लेकिन जो गरीब तबके से उनकी तरफ तुम थोड़ा सा छानबीन करो ना उनकी। हर महल्ले में कार्यकर्ता है, हम जैसे कार्यकर्ता है, हम भी अच्छे लोगों को ढूंढते, जिसको ज़रूरत है हम भी बताते आपको, हम भी ला लेते ऐसे ढूंढ के ला के कि भाई जो गरीब है, जिसको किराया नहीं है, जिसे घर में खाने को नहीं है, सरकार का काम है उनको सपोर्ट करना, उनके अकाउंट में पैसा डालना। 500-500 रुपये अकाउंट में डाल के क्या हो गया लोगों का, 500 रुपये क्या आता है, कितना खाएंगा, दिन भर का खाएंगा 500 रुपये में, दूसरे दिन का क्या है। 500 रुपये सरकार ने अकाउंट में दे दी, हमारी सरकार ने 500 रुपये अकाउंट में दे दी। अब सरकार का काम यह है कि अब जो महामारी से जो लोग निकल चुके, अब जो महामारी अब पैदा होंगी अब हिंदुस्तान में, लूट मारी, एक दूसरे के छिनम छानी, चोरी, लोगों को लूटना, दुकानें फोड़ना, ये जब शुरू होगा तो सरकार जब क्या करेंगी, उससे कौन बचेगा, उससे कौन से डॉक्टर्स बचेंगे, उससे कौन सा डिपार्टमेंट बचेगा, इसको कौन रोकेगा।
मेरा ये कहना है। और अब मैं ये कहता हूँ कि अब आप एक लीगली प्रोसीजर तैयार करो, उसके हिसाब से आप पब्लिक के अकाउंट में पैसा डालो। जो रियल रेंटेड है, जो सही परेशान है, जिसके पीछे परिवार है, जो रोज़ कमाने वाला है, उसका किराया आप फेडो। लॉकडाउन आपने लगाया ना, लॉकडाउन तो जनता नहीं लगाई। आपने एक महामारी से बचा लिया, अब ये महामारी से कौन बचेगा? ये तो कर्जा है ना हम पर, ये तो हम पर कर्जा हो गया ना। ये कर्जा कौन फेडेगा हमारा? अब ये कर्जों को फेडने के लिए अभी 3 महीने के लॉकडाउन बाद हमको हमारे मसलों से सही होने के लिए तो बहुत वक्त लगेगा अभी हमको। इतनी जल्दी थोड़ी कि आदमी घर से बाहर निकल के लगा पैसा कमाना चालू हो गया उसका। ऐसी हालात तो पूरे देश की नहीं रही, अब कहीं पर भी नहीं रही अब। तो अब इसके ऊपर सरकार क्या सोचने में एक भी अपील है कि भाई आप जो तो जनता की साथ दो, जनता को अकाउंट में पैसे डालो। 3-3 महीने का किराया उनका जो तो कोई घर मालक रुकता नहीं, और वो एक हिसाब से सही भी है, वो उनका हक है, वो लेके रहेंगे। घर मालक उनका हक है, वो हम किराए से उनका घर यूज़ कर रहे हैं ना। इसमें हम दोनों बीच में अब सरकार हुकुम वासे देंगी तो इसमें वो लोग कहीं को सहयोग करते बैठेंगे किसी को। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा पानी है, जिसके दिले हमदर्दी है, जिसको नेकी कमाना है, जिसको ऊपर मुँह दिखाना है, वो बिल्कुल कर रहा, वो इंसान बिल्कुल दे रहे। वो अभी हमारे ये अपने यूसुफ मुकाती साहब, उन्होंने उनके पूरे दुकानों का किराया माफ़ कर दिए। क्यों करे? है उनके पास, उन्होंने कर दिया। अब जिनके पास नहीं है, जो किराए पर डिपेंड है, वो लोग क्यों करेंगे किसी को सहयोग? आप तो वहाँ से बोल दे रहे खाली बस कि भाई माफ़ कर दो, किराया मंगो मत। अरे बाद में देना है ना। जो रूटीन हमारी चलती है, महीने को महीने किराया बराबर देते, वो टूट गई ना। अब 3 महीने का किराया बोलते कितना है? 5-5 हज़ार रुपये लगा तो 15,000 रुपये कहाँ से देंगे वो? फिर उनको भी ज़रूरत रहती है, वो ज़रूरत डालते, वो प्रेशर डालते कि हमको किराया दो, हमको किराया दो। दुकान वाले जो भी हो, ये कहाँ से लेंगे? तो बस मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इसके ऊपर तवज्जो दो। मैं आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, शरूपाध्यक्ष है, मैं भी आपकी पार्टी से मैं भी भरोसा करता हूँ आपकी पार्टी पे कि आप अच्छा कुछ काम करेंगे। जब कोरोना से आपने मुक्त कराया तो मेरे को भरोसा है कि भाई ऐसा आप काम करो कि जिनको ज़रूरत है उनके काम पूरे करो। आप कोरोना को थोड़ा सा बाजू में रखो। कोरोना अपनी जगह पे हो गया, अब 3 महीने गुजार दिए पब्लिक ने, 14 महीना गुजर रहा है। अब थोड़ा सा साइड में रखो, वो काम चल रहा है, लोग अच्छे हो रहे, वेंटिलेटर आ रहे, मेडिसिन आ रही, सब चीज़ हो रही, सब उसको बाजू में रखो। सब अल्फाज में ये कहना है मेरा। साजिद साहब, आप जैसा आपने बताया कि आप बीजेपी के मतलब एक कार्यकर्ता भी है, और मैं भी आपको अच्छी तरह जानता हूं कि आपने कई गरीब जनता की समस्या के लिए काम करते हैं। आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। लेकिन हमने देखा है राजनीति का एक गंदा खेल बोलिए या उसकी मजबूरी बोलिए, जब तक कोई बात पे बवाल नहीं होता। जैसे कि हमने देखा है कि जब मज़दूर का प्लान, जब मज़दूर जा रहे थे तो उसमें 15-16 मज़दूर कट के मारे गए थे, तो शासन में हड़कंप मच गया था और कहीं ना कहीं मस्टरी हरकत में आई थी। यानी कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता, हमारा पास काम शुरू नहीं होता। अब ये एक अजीब सियासत है, यानी कि हमारे पास ऐसा कोई सोच नहीं है कि जैसा कि एग्जांपल मैं आप देखो देना चाहूँगा कि जैसा बारिश का महीना शुरू होता है तो एक गरीब आदमी क्या करता है कि भाई मेरे टीन कहीं फुटे हुए तो नहीं है, तो उन्हें सबसे पहले कहीं पन्नी लाता है, प्लास्टिक लाता है, डालता है ताकि पानी ना गिरे। तो हमारे पास इस मशीनरी के पास, सरकार की मशीनरी पर ऐसा कोई नियोजन नहीं है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं तो एक मज़दूर की आमदनी कितनी होती, उसको क्या तकलीफ़ होंगी, ये ऐसा नियोजन है नहीं। अगर है तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारी ये बीच की जो कहीं नेतागिरी रहती तो कहीं ना कहीं ये वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये आप क्यों नहीं पहुँचाते ये भी समझ के बाहर है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जैसा आपने बहुत प्यारी बात की, बहुत अच्छी बात की, लेकिन हम समझते हैं तजुर्बे की रोशनी में कि जब तक तमाम लीडरशिप, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, ऑल पार्टीज, ये अपने अपने पार्टी के स्टैंड से क्यों ना हो, जब तक कि मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से नहीं उठाएंगे ये काम होने वाला नहीं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अभी जो आपने जो लीडरशिप की बात कही, अब ये लीडरशिप जो उनके हिसाब से क्या काम कर रहे हैं वो उनका मालूम। और मैं राजनीति में जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं जिस वक्त ये पार्टी में जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मैं घरों के किराए के घरों के मसलों से मैं इसमें ज्वाइन हुआ था। मैंने मेरा हेल्प एंड हैंड का ग्रुप बनाया था और बहुत सारे किराएदारों को इसमें जोड़ा था कि सरकार जिस तरह से घरकुल योजना बना रही, घरकुल योजना में जिस तरह काम कर रही, तो मैंने अपना ग्रुप बनाकर इसके अंदर ज्वाइन हुआ था। मैंने यकीन मानिए आप, मैंने जब मेरा हेल्पिंग हैंड का जब ग्रुप स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट डे, क्योंकि मैं भी किराए से रहता हूँ, मेरे को तकलीफ़ें मालूम है, तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे को कॉल कहाँ से आए थे। जब ये मेरा व्हाट्सएप पे नंबर फैला था कि भाई जो किराए से परेशान है, जो दुकान किराए से परेशान है, वो लोग इस नंबर पे कॉल करो। मैंने ऐसे चलाया था हेल्पिंग हैंड के नाम से मेरे। मैं ऐसे देखा था कि पब्लिक कितनी परेशान है, अपन देखेंगे कि इसके ऊपर फिर अपन कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो जब मैंने ये काम शुरू किया था तो ये काम शुरू करने के बाद मैं तो सिर्फ औरंगाबाद का सोचता था कि भाई औरंगाबाद से मैं कॉल है, लेकिन जब मुझे कॉल आना शुरू, आज भी मेरे पास वो डेटा पूरा है, वो कॉल रिकॉर्डिंग्स पूरे है, वो सारे एविडेंस है, मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर भी सब चीज़ है। ये सारे चीज़ मेरे को
कोलकाता से कॉल, कर्नाटक से कॉल, भोपाल से कॉल, बम्बई से कॉल, मुंबई से कॉल, मतलब स्टेट के बाहर के लोगों से कॉल, मतलब इतने, मतलब आज अपने हिंदुस्तान की जनता किराए को लेकर इतनी परेशान है, क्योंकि कमाई कम हो गई, किराए ज़्यादा हो गए। आप एक छोटा लोकेलिटी एरिया के अंदर आप जाओ, छोटी सी गली है जहाँ पे गाड़ी टू व्हीलर घुसने को जगह नहीं है, आदमियों को चलने को जगह नहीं है, इंसानों को, वहाँ के घरों का आप किराया देखो 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार। अरे आम जनता कहाँ से लेंगे इतना किराया, कहाँ से देंगे इतना किराया? उसकी कमाई 10,000 रुपये है, उसमें 7,000 रुपये किराया देंगे, 3,000 में क्या बच्चों का एजुकेशन करेंगे? वो क्या पढ़ेगा बच्चों को, क्या दवाखाने करेंगे, क्या हॉस्पिटल करेंगे? कहाँ से हमारा देश आगे बढ़ेगा, कहाँ से हमारा विकास आगे बढ़ेगा? ये बताओ ना, देश तरक्की कब करेगा? तो ये चीज़ के ऊपर सरकार ने सोचना चाहिए कि अपने देश को अगर कभी स्टेट लेवल पे, हाई लेवल पे अगर लेकर जाना है तो पहले अपनी हिंदुस्तान की गरीबी को ख़त्म करो। और मेन गरीबी कब ख़त्म होगी? जब आप गरीबों का साथ देंगे। मैं खुद तो पार्टी का कार्यकर्ता, और मैं पार्टी में क्यों ज्वाइन हुआ था कि मुझे पार्टी में आश्वासन मिला था कि भाई आपके काम को हम अंजाम देंगे, आगे बढ़ेंगे। मैंने खुद मेरा लेटर मैं सीएम साहब के पास भी भेजना चाहा, लेकिन किसी तरह से नहीं हो सका। इलेक्शन शुरू हो गए थे, अपने एमएलए के इलेक्शन चालू हो गए थे, उसमें हम थोड़ा शांत हो गए, इलेक्शन की बात करेंगे। फिर मैं परवेश जो तो अतुल सावे साहब के ऑफिस पर, उनके समर्थन में हमारे जो पहले जो अभी तो राष्ट्रवादी में चले गए हमारे फिरोज़ कुरैशी साहब, उनके समर्थन में मैं पार्टी में प्रवेश लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि मेरे को उतना लोगों को मेरे पे भरोसा था कि मैं कुछ आगे काम करूँगा, लेकिन खैर वो किसी वजह से नहीं हो पाया, उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इलेक्शन चालू हो गए थे। लेकिन बाद में अब मेरा कहना यही है कि जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप जितनी भी है, ये बात आपने सही कहे कि जब तक वो चीज़ जब उड़कर सामने नहीं आती, जब तक किसी के कान से जू नहीं हटती किसी की, जब तक वो किसी को नहीं बोलते। और मैं जब ये बात कर रहा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल जी रहा हूँ इस ज़िंदगी में, मैं किराए घर में रहता, मेरा खुद ज़ाती मकान नहीं है मेरा, लेकिन अल्लाह ने उतनी सलाहियत मेरे अंदर दिया हुआ है कि लोगों की खिदमत करने की। अल्लाह मेरे से क्या काम लेना चाह रहा हो अल्लाह बेहतर जानता। और आज जो मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है कि मुझे लोगों की तकलीफ़ देखी जा रही, क्योंकि मैं तो तकलीफ़ में हो रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं सब माइक पे न्यूज़ पे बोल दूँगा तो लगे सरकार मेरे अकाउंट में पैसे डाल देंगे, ले लो भाई तुम ले लो, अब तुम्हारा तो निकाल लो। ऐसा नहीं है, मैं जो देख रहा लोगों की तकलीफ़ दे रहा, क्योंकि सब मेरे भाई है। और मैं ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज के लिए बात नहीं कर रहा, हर कास्ट के लिए बात कर रहा है। इसमें जो भी कास्ट आती है, हिंदू आती है, दलित आती है, मुस्लिम आती, क्रिश्चियन है, सिख है, हर कोई इससे परेशान है, और मैं सबके लिए बात कर रहा। भाई सरकार का काम है कि भाई हर जात के लोगों की तरफ देखना, सबको, सबकी मुसीबतों को दूर करना। अरे भाई है ना, तुम्हारे हर कार्यकर्ता हर गली में रहते ना, हर पार्टी का हर कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में सब रहते, इन सबको। अब मैं बताता अभी मेरे गली में कितने लोग परेशान हैं, क्योंकि मेरे को उनको मालूम है, मैं रोज़ उनसे मुखातिब होता, उनसे मिलता, उनकी हमदर्दी लेता, उनको बताता, उनको पूछता। तो वैसे हर कार्यकर्ता हर गली में, हर लीडर हर गली में, तो ये उनका काम है सब चीज़ कि भाई मैं मेरे महल्ले में देखो कौन परेशान है क्या नहीं। भाई देखो आज पैसों से हम किसी की खिदमत नहीं कर सकते, वो ताकत हमारे अंदर नहीं है, लेकिन किसी से मिलकर, किसी को वक्त देके, किसी का दुख दर्द मुँह से भी बांटा जाता, किसी का दुख दर्द गले लगा के बांटा जा सकता कि भाई टेंशन मत ले, हो जाएगा। आजकल तो लोग उसके लिए भी तैयार नहीं है। सिर्फ कोरोना के माहौल के अंदर जो चीज़ें देखने को मिली कि कितना एक दूसरों की खिदमत कर रहे, कैसा घर घर खाना पहुंचा रहे, ये चीज़ अगर कहीं पिछले कई सालों से अगर होते आता ना, तो आज इतना अपना देश परेशान नहीं होता। आज अगर हमदर्दी हम पहले से अगर बांटते ना एक दूसरे से, यही हमदर्दी अगर पहले रहती है अपने अंदर, तो आज इतना परेशान नहीं होते थे अपन। आज सिर्फ तुमने कोरोना की महामारी में गलवा घर में बैठे तो सबके अंदर अल्लाह ने ईमान जगा दिया, सब लोग अपनी हमदर्दी में आ गए। जो नहीं करता तो वो भी बाहर आ गया, वो भी करने के लिए। चलो भाई अब टीआरपी तो मिलने ही वाली है अपने को। इसमें अच्छे लोगों ने भी काम किया और जो नहीं करने वाले लोग थे उन्होंने भी काम किया। लेकिन मेरा कहना है जिस तरह भी ये काम आपने कोरोना के माहौल में किए, मेरी वो लोगों से गुजारिश है कि ये काम आप ता ज़िंदगी तुम्हारी चलाओ, ऐसी लोगों की खिदमत। तो मैं पूरे गारंटी के साथ कहता कि अपना देश परेशान नहीं होगा और अपना देश भूखा नहीं मरेगा। आज भूखमरी की ज़िंदगी हो गई ना सब, आज सोचना पड़ रहा ना सब चीज़ लाने के लिए। आज बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, वहाँ से स्कूल से बोला जा रहा भाई कि ये कापियाँ ला लो, ये किताबा ला लो, वो ला लो, वो ला लो। अरे 10 बार सोचना पड़ रहा है सर ये चीज़ों को, लाना कहाँ से लाना, कौन देगा? कमाई पूरी बंद है, आज पूरा मार्केट सीधे से खुला ही नहीं है, कहाँ से ला कर देंगे? आप जो सोचने वाला सोचेंगे कि मैं प्रैक्टिकल मेरे वजह से बोल रहा, ऐसा नहीं। जो भी मैं भी गुजर रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप जाकर गली गली में पूछो, जाकर आप अपना चैनल के हिसाब से माध्यम से गली गली में लोगों को जाके बाहर निकाल के पूछो, सब ये जवाब देंगे आपको कि आज हम परेशान हैं। तो बस मेरा सरकार से ये कहना है कि इसके ऊपर तवज्जो दो और 3 महीने का किराया अकाउंट में डालो सबके लीगली तौर पर। साहब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से आपका सीधा संबंध है, आप जिम्मेदार हैं। तो जैसा आपने बोले कि हमने अतुल सावे के हाथ पे परवरिश लिए और हमने देखा है लॉकडाउन के अंदर कि खैर सियासत तो अपनी जगह पे है,
लेकिन शिवसेना ने, क्योंकि वो आघाड़ी सरकार में है, शिवसेना ने बहुत अच्छा काम किए, सभी पार्टी से अच्छा काम किए, बीजेपी पार्टी ने भी अच्छा काम किए। लेकिन हमने सर्वे के दौरान, क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं करके मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सीधे तौर पे, कि आज लोगों के अंदर कहना था कि भाई अतुल सावे जो उनका क्षेत्र आता है, और विशेषकर मुस्लिम क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पर उनकी हर महल्ले में विजिट होना चाहिए था। ऐसी लोगों की प्रतिक्रिया थी, ताकि वो भी मतलब शासन में है, एक जिम्मेदार है और सरकार उनके केंद्र में है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और या अभी क्या आप एक पार्टी के जिम्मेदार होने के नाते अतुल सावे साहब को मुस्लिम इलाके जात में लेंगे और अपने पार्टी के माध्यम से उनकी कुछ समस्या छुड़ाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, ये तो बहुत अच्छी बात है और उन्होंने ये काम करना चाहिए था। उन्होंने तो सर जो उनका जो वार्ड आता, जो उनका जो है, जहाँ तक उनकी हद है वहाँ तक तो उन्होंने बिल्कुल पहुँचना चाहिए था। ये चीज़ के तो मैं भी इसके समर्थन में नहीं हूँ कि उन्होंने ये चीज़ करना चाहिए था कि भाई जब मुस्लिम समाज तुमको पूरा सपोर्ट कर रहा, अब मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं जब उनकी पार्टी में प्रवेश ले सकता तो जाहिर सी बात है मेरे पीछे भी कई लोग होंगे ना, मेरे को मानने वाले, मेरे को सुनने वाले, मेरे को समझने वाले। तो जैसा मैं उनको बोलूँगा वैसा वो करेंगे। तो इस हिसाब से मेरा भी कहना ये चाहिए कि उन्होंने काम करना चाहिए था कि मुस्लिम बस्तियों के अंदर विजिट देना चाहिए था। और मैं अतुल सावे साहब के साथ साथ जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हमारे, मैं सबसे ये कहूँगा कि भाई आपका काम था, आपने हर गली में जाकर, हर इसमें जाकर आपने देखना था। और मेरे हिसाब से तो ये लोगों ने कहीं देखे नहीं और किसी को जाके मिले नहीं और कुछ करे नहीं। अब जाके जब आप इम्तियाज़ जलील साहब के साथ जो मीटिंग ले रहे, अब मिल के पूरे एमएलए से मिल के अब जो मीटिंग ले रहे कि भाई कोरोना से लोग, अरे भाई कोरोना से लड़ रहे ना, हम कोरोना से लड़ रहे ही ना। आ जाके वो कोरोना 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 ही बजा रहे लोग। अरे भाई कोरोना के पीछे जो कितने इफेक्ट, कितने साइड इफेक्ट जो गरीबों को उठाना पड़ रहे, इसको सब लोग मिलके क्यों नहीं लड़ रहे आप? अब एमआईएम के खासदार साहब हमारे इम्तियाज़ जलील साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अतुल सावे साहब, शेरसाट साहब, प्रदीप जायसवाल साहब, पूरे एमएलए मिल के जो अभी इन्होंने जो मीटिंग लिए, जो अभी जिस तरह से ये लड़ भिड़े अब काम को, अरे भाई आप भिड़ो ना कोरोना को, तो अब कोरोना से बचना ही है। कोरोना के पीछे कितनी परेशानियाँ पब्लिक को उठाना पड़ रही है, उसके तरफ पे तो ध्यान दो ना। एजुकेशन का देखो ना आप, उनके क्या है, स्कूल बंद है, बच्चे घर में क्या तालीम हासिल करेंगे? पूरा साल तो बेकार जा रहा है बच्चों का। ऑनलाइन पढ़ाई कैसी हो रही बताओ मेरे को आप। अब मेरे पास मोबाइल है एंड्रॉइड, मैं दिन भर घर में रहूँगा कि बच्चों के पास बैठ रहूँगा कि पढ़ते रहो बेटे, आप क्या पढ़ेंगे बच्चों को? उनको ऑनलाइन पढ़ाई कैसी करे जाएंगी ये बताओ मेरे को आप। आज मैं मेरे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सा रहा, उनमें खाली वो पेज डाल दे रहे, वीडियो डाल दे रहे। बच्चों के घर में पढ़ाई होती क्या आप बताओ मुझे? जो पढ़ाई स्कूल के अंदर होती है वो घर में होती क्या? आज ऐसा माहौल करके रख दिए लोगों ने। इसका क्या करना चाहिए बोलो मेरे को? अब ये कब तक चलेंगे वो भी गारंटी नहीं है अपने को। वहाँ इतने पेशेंट निकल जा रहे, वहाँ इतने 200 निकल जा रहे, वहाँ 100 निकल जा रहे। अरे जब देश 3 महीने से लॉकडाउन के अंदर है तो पेशेंट आ रहे कहाँ से? ये घर में पैदा आ रहे क्या पेशेंट? आ रहे कहाँ से पेशेंट इतने? जब तुमने सब चीज़ बंद करके रख दिए, तुमने उधर जाने वाले को उधर रोक दिए, इधर से आने वाले को रोक दिए, तुमने सबको रोक दिए, फिर पेशेंट पैदा कहाँ से हो रही है? सही कह रहा हूँ कि नहीं मैं? ये कहाँ से आ रहे पेशेंट इतने? कौन ला रहा है पेशेंट? क्या खरीद के ला रहे? क्या बाजार में मिल रहे क्या पेशेंट? कैसे बढ़ जा रहे पेशेंट ये? जब तुमने सब चीज़ रोक दी, तुमने सीमाओं को बंद कर दिए, तुमने महाराष्ट्र की स्टेट को बंद कर दिए, जो हमारे ज़िले में जो रास्ते आते हैं उसको बंद कर दिए, आने वाला नहीं आ रहा, जाने वाला नहीं जा रहा, हम सब अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर इतने पेशेंट तेज़ी से कैसे बढ़ रहे हैं सर? ये इसके ऊपर तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई नहीं बोल रहा इसके ऊपर, ना कोई लीडर बोल रहा, ना कोई मोहल्ले का लीडर खड़े हो रहा। अरे भाई किसी को वार्ड से तुम्हारे लेकर जा रहे हैं, ये लीडरों का काम था ना उनको पूछना रिपोर्ट्स का है, रिपोर्ट दिए कि किसकी इन्होंने? हाँ, मैं वो मेरे मुद्दे से ये मुद्दे पे इसलिए आ रहा क्योंकि बताना पड़ता लोगों को कि तकलीफ कहाँ से शुरू हो रही और कहाँ जाके घुस रही। इसलिए मैं मेरे किराए के मुद्दों से इस पर इसलिए आया क्योंकि हालात इससे ही बने ना, ये कोरोना के माहौल से हालत बने ना सब। जी जी। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ लोगों को कि जब तुम्हारे महल्ले में से 2-2 पेशेंट 4-4 पेशेंट लेके जा रहे, तो महल्ले के जिम्मेदार कहाँ जाते हैं? जो लीडरशिप जब आया इलेक्शन के डब्बे सब आके खड़े हो जाते हैं कि हम लीडर हैं, हमको वोट दो। अरे भाई ऐसे वक्त पे आप काम करो ना। बहुत सारे लोगों ने किए भी काम, मैं अब उनका नाम लूँगा तो राजनीति हो जाएगी। बहुत लोगों ने काम करे ये चीज़, बहुत सारे जिम्मेदारों ने लोगों को पूछे भी, इनको कैसे ले जा रहे तुम, ये तो पहले से बीमार है, जो भी एक्सपायर करे लोगों ने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका हक है पूछना। जब तुम लीडरशिप में पूरा हक लेते और सबका हक है पूछना कि भाई आप जब इनको लेने को आए थे किससे कांटेक्ट में आए थे, इनको क्या बीमारी थी, हर गले की खबर लीडर रखता, हर घर की खबर लीडर रखता, मैं भी रखता, आप भी रखते, सब कुछ मालूम, सबके घर में क्या चल रहा, कौन बीमार है कौन नहीं है, सब एक दूसरे की खबर रखते। तो ऐसे वक्त पे किसी ने पूछा नहीं कि भाई वो बीमार कैसा हुआ, वो किसके पॉजिटिव किसके कांटेक्ट में आया। सिम्टम्स होने की खातिर आप ले जाके अंदर डाल दे रहे कोरोना के अंदर। क्या ट्रीटमेंट दे रहे आप? क्या ट्रीटमेंट दे रहे? बताओ ना आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे? जब दुनिया में इसका इलाज ही नहीं था तो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे कैसे होके आ जा रहे थे, निगेटिव कैसे होके आ जा रहे थे बताओ? जब कुछ था ही नहीं लोगों को, बस ले जाके आंकड़े भरे जा रहे खाली। अब इसमें किसकी साजिश थी?
वो तो बोलना मुश्किल है। भाई जो बीमार है उसको लेके जाओ और उसको घोषित करो, उसकी रिपोर्ट दो उसके हाथ में। मैं बताता तो लेके जाने की ज़रूरत नहीं उनको। जैसी उसकी रिपोर्ट उसके पास आ गई ना कि मैं बीमार है, वो भागते हुए खुद जाएगा दवाखाने में एडमिट हो जाएगा जाके। जब मेरा पेट दुखा तो मैं दवाखाने भागूंगा ना, ये थोड़ी बोलूँगा कि भाई डॉक्टर आएगा मेरे को लेके जाएगा घर में आके मैं बीमार है। जब तुम उसको दुनिया की महामारी का पॉजिटिव घोषित करो तो उसकी रिपोर्ट भी दो ना। रिपोर्ट्स का तो अभी तक मारामारी चल रही, किसकी रिपोर्ट नहीं दे रही, किसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही। क्या ये क्या राजनीति चल रही है इसमें, और क्या सियासत चल रही है, ये तो ऊपर वाले ही जाने और जो लोग कर रहे हैं वही जाने। मेरा कहना ये है भाई जो लीगल काम करो, देश को बर्बाद मत करो यार। पहले अपना देश को आज़ादी हो गई, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, क्या अपने लोगों ने परेशानी उठाई। आज तुम खुद अपने आपस में लड़ के, आपस में ये राजनीति करके, आपस में समेट के अब फिर देश को तुम किसी न किसी के हवाले कर देंगे। ऐसा तो पूरा यह हालत हिंदुस्तान की बन चुकी हुई है कि ये देश फिर से बिकने वाला है। क्योंकि अब जो ये गुजर गया वक्त, ये तो पूरा देश नंगा और कंगाल हो गया। पहले तो भूखे में थे अपना देश, लेकिन अब इतना भूखा हो गया कि वो एक दूसरे का गोश्त खाने को कम नहीं करेगा। खुली बात बता रहा मैं आपको। तो अब इसके ऊपर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बोला हूँ मैंने। अब इसके अंदर किसी को अगर कुछ समझ में आया या हमारी सरकार को कुछ समझ में आया तो भाई मैं एक गुजारिश करूँगा, भाई थोड़ा तवज्जो दो गरीबों की तरफ और मेहरबानी करके ये सियासत बंद करो। तुम हम सब एक है, हमारा खून का सबका कलर एक है, सबके ब्लड कलर जो सबका रेड है, सबको खून लाल है। तो वो पिक्चर के अंदर नाना पाटेकर ने ठेस के बताया था ना उंगली के, भाई ना किसका हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, बस सबका खून है कि जो पार्ट्स मेरी बॉडी में वो पार्ट्स हर राजनीतिक पार्टी के बॉडी में वही पार्ट्स है। उनको आँखें है, मेरे को भी आँखें है, सोच अलग अलग हो गई भी। बस मेहरबानी करके इसको बदलो और राजनीति मत खेलो यार। आज ऐसे माहौल में जनता को जो तो सहयोग की ज़रूरत है, जनता को आपकी ज़रूरत है, हमको और तुमको हमारी ज़रूरत है। हम वोट नहीं डालेंगे तो तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी, सब नंगे फिरेंगी जिस दिन जनता ने वोट डालना बंद कर दी तो। लेकिन भाई मेहरबानी करके ये चीज़ें बंद करो, गंदी राजनीति खेलना बंद करो और हालात को समझो। और मेहरबानी करके जो ये अभी हालात गुजरे ना, इसके ऊपर पूरा ध्यान दो और गरीबों को साथ दो। उनके जो मसले हैं उनको पूरा साथ दो और एक लोन सेंक्शन करो। जो आज जो अब लोग परेशान हो गए ना, इनके लिए सरकार का काम है कि लोन सेंक्शन करना बिना इंटरेस्ट का। उनको हर गरीब को लोन दिया जाए, जो उसके कारोबार को जितना लगता, 10,000 लगता, 20,000 लगता, बचत गट के तौर पे क्यों नहीं होता, उसको लोन दो ताकि वो अपना बिजनेस, अपना कारोबार फिर से शुरू कर सके और उसके बिना डॉक्यूमेंट की मांग रखे। ना उसको IT रिटर्न मांगो, ना कुछ मांगो, सिर्फ आधार कार्ड ही काफ़ी उसका। मेरा कहना ये, मैं पार्टी का होने के साथ मैं पार्टी से ये मेरी उम्मीद करता कि पार्टी ने सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर पब्लिक को 5,000 से लेके तो उसको जितना उसको कारोबार को लोन लग रहा वो देना चाहिए। ये मेरी मांग है। ये थे मोहम्मद साजिद साहब, बीजेपी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है। इन्होंने पार्टी के लिए हमने देखा है इलेक्शन के दौरान इन्होंने बहुत काम किया है। हालांकि कई लोग उनसे नाराज़ भी थे, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल में कई लोगों की समस्या को छुड़ाया था। इसके कारण कई जनता का विश्वास इन पे बढ़ा था और आज भी इनका विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक छोटे कार्यकर्ता ज़रूर है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बारीक बारीक पब्लिक की जो समस्या है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, ये बहुत गहराई वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। हम समझते हैं कि प्रशासन इसको हल्के में ना ले और ख़ासकर जितने भी पार्टियों के लीडर हैं, ऑल पार्टीज़ के, वो इनकी बात की स्टडी करें कि वाकई हम गरीबों के किस तरह से सेवा कर सकते और हम अपने असर रसूख, अपने पावर का इस्तेमाल करके और कोई योजनाएं रहती वो योजनाओं को हम सरकार से कैसे समेट के ला सकते, कैसा कम टाइम में, एकदम शॉर्ट टाइम में कैसा पब्लिक को हम राहत दे सकते, इसके ऊपर सोचना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि आज कोरोना ही सबसे बड़ी समस्या नहीं है, उसके अलावा और समस्या है। हमने देखा है, जैसे एक मिसाल के तौर पर कहूँगा मैं कि एक बीमारी का इलाज होता है, अगर वो बीमारी का इलाज बीमार ने सही तौर से नहीं करा तो उसको 10 बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक इसी तरह आज कोरोना के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण जो अनेक समस्या पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन को ऐसे एक्सपर्ट जो समाज की स्टडी रखते हैं, झोपड़पट्टियों में जाके काम करने का इसके बाद अनुभव है, हम समझते हैं कि प्रशासन इनको लोगों को इनवाइट करेगा और इनसे चर्चा करने के बाद कोई ऐसी योजना तैयार करेगा ताकि फिर ये देश पटरी पे आ जाए।